हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का यूनिट 3 उसका हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं और शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसको लिटिल कम्युनिटी के रूप में व्यक्त किया है कि ये लघु समुदाय जो है वो लिटिल कम्युनिटी है। इसकी उन्होंने विशेषताएं बताई है कि ये आकार में बहुत ही छोटा और इसकी स्पेसिफिकता विशिष्टता होती है, समरूपता होमोजेनिटी होती है, आत्मनिर्भरता होती है। जो इसकी अवधारणा है, रेडफील्ड ने जो अवधारणा दी है, इसको इन्होंने सबसे पहले अपना जो कृषक समुदाय का अध्ययन किया उसमें इस अवधारणा की रचना की है। इस अवधारणा को उन्होंने रचा है। इसकी 4 विशेषताएं बताई हैं: विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। जो 4 अवधारणाएं हैं: स्पेसिफिक, स्मॉलनेस, होमोजेनिटी, सेल्फ रिलायंस। गेमेनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट, ये जो शब्द है, ये जो पर इस शब्द का प्रयोग गेमेनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट का जो कंसेप्ट है वो टॉनिज ने दिया है और ये जर्मन भाषा का शब्द है। टॉनिज ने समाजशास्त्र में इसको समुदाय और समाज के रूप में व्यक्त किया है। गेमेनशाफ्ट को और गेजलशाफ्ट को समुदाय के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की है। ये टॉनिज कहते हैं कि जो गेमेनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट है वो समाज में जो आधुनिकीकरण बढ़ रहा है उसकी तार्किकताकरण को समझाने का, समुदाय को समझाने की एक प्रक्रिया है। जो गेमेनशाफ्ट है उसको उन्होंने कंसीडर किया है ग्रामीण समाज से, और गेजलशाफ्ट जो है वो नगरीय समाज, ये नगरीकरण से है। तो टॉनिस कहते हैं कि जो गेमेनशाफ्ट है वो औद्योगिकरण से पहले का समाज है। जो गेमेनशाफ्ट है वो ग्रामीण समाज है औद्योगिकरण से पहले का, और जो औद्योगिकरण के बाद का समाज है वो है नगरी समाज, गेजलशाफ्ट। जो विशेषताएं नगरी समाज की हैं वो गेजलशाफ्ट की विशेषताएं हैं और जो ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं वो गेमेनशाफ्ट की विशेषता हैं। नेक्स्ट है संस्था, इंस्टीट्यूशन। संस्था एक व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनको नियंत्रित करने और नियमाचारों और कार्यविधियों का एक स्थायी एवं स्वीकृत प्रतिमान है। एक ऐसा ये नियमचार है, ऐसे नियम होते हैं जो कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जो कि स्वीकार्य होते हैं। ऐसे प्रतिमान होते हैं जो समाज को स्वीकार्य होते हैं। ये मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप होता है जो संस्था होती है, और ये समाज द्वारा मान्य होती है। संस्था के उदाहरण के रूप में क्रीड़ा मैदान, खेल का मैदान, यहाँ पे जो खेलने के रूल्स हैं वो संस्था है। जो रूल्स, जो विधियाँ हैं, जो नियमों का पालन किया जा रहा है, खेल में जो नियमों का पालन किया जा रहा है वो संस्था है। विवाह, परिवार, धर्म, बाजार, विश्वविद्यालय, परीक्षा प्रणाली, सरकार, ये सारे संस्था के उदाहरण हैं। संस्था क्या है? संस्था एक व्यक्तियों और समूहों के बीच में नियंत्रित करने वाला, समूहों के बीच में जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उनकी कार्यविधियों को नियंत्रित करने वाला एक ऐसा प्रतिमान है जो कि समाज द्वारा स्वीकार्य होता है, जिसको समाज स्वीकार करता है। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। समिति, नेक्स्ट है समिति। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं क्योंकि एक मूर्त प्रणाली होती है। एक व्यक्ति, जो समिति है वो मूर्त होती है क्योंकि व्यक्ति जो है वो मूर्त है, उनको देखा जा सकता है। और ये समिति जो मूर्त प्रणाली है वो एक संगठन होता है, और व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समिति की कल्पना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों से ही एक
समिति बनती है और ये एक संगठन होता है। मूर्त, इसको हम मूर्त संगठन कहते हैं। समिति व्यक्तियों का एक समूह होता है जो कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया होता है। संस्था नियमों अब कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। जो संस्था है वो नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है, जबकि जो समिति है वो व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति और समूहों के बीच के जो संबंध है वो उसको नियंत्रित कौन करती है? संस्था करती है। लेकिन वो रूल और नियम बनाता कौन है? समिति बनाती है। जैसे कि विद्यालय में समिति और संस्था दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। विद्यालय में जो टीचर जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? समिति में आते हैं। जिन रूलों को फॉलो किया जा रहा है, जो विधियाँ बनाई गई हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया गया है, वो संस्था में आता है। तो विद्यालय एक ऐसा उदाहरण है जिसमें समिति और संस्था दोनों ही आते हैं। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोचने समझने की एक शैली है, जो कि हमारे दिन प्रतिदिन में जो बातचीत होती है, जो कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, जो भी हम आदान प्रदान करते हैं, हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति, हमारे व्यवहार की जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी अभिव्यक्ति होती है, जिसको हम कन्वे कर रहे हैं, जो भी, वो क्या है? संस्कृति है। अगला है आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। ये एक ऐसी संस्कृति जो कि दूसरी संस्कृति को अपने में ऐसे घुला मिला लेती है। एक ऐसी प्रक्रिया है कि अपने में घुला मिला लेती है कि इस तरह से कि उसका कोई दूसरा अस्तित्व नहीं होता। जैसे एक संस्कृति है, इस संस्कृति के व्यक्ति हैं, तो इस संस्कृति में इस व्यक्ति की जो संस्कृति है, जब वो इसमें लोप हो जाए, इसकी संस्कृति को अपना लेता है, वो इसमें लोप हो जाता है। इसकी जो खुद की संस्कृति है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो फिर उसकी जो क्वालिटी हैं, विशेषताएं हैं, वो इसी संस्कृति की दिखाई देती हैं। तो इसको आत्मसात्करण कहते हैं। सात्मीकरण कहा जाता है जब वो इसी संस्कृति का अंग हो जाता है, अपनी क्वालिटी को वो खो देता है, अपनी विशेषताओं को वो खो देता है, उसके अस्तित्व को खो देता है। वो जिस संस्कृति में वो मर्ज हो गया है, उस संस्कृति को दिखाता है, वही संस्कृति उसकी दिखती है। तो उसको हम आत्मसात्करण कहते हैं, एसिमिलेशन, उसमें मर्ज हो जाना। पर संस्कृति ग्रहण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के कुछ तत्व लेना चाहते हैं। एक व्यक्ति है, वो दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से कुछ संस्कृति सीख लिया, उसने अपने में अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उसने अपने तत्वों को नहीं छोड़ा। उसमें आत्मसात्मीकरण में हमने देखा, एसिमिलेशन में देखा कि उसने अपने अस्तित्व को ही खो दिया, कि जो दूसरी संस्कृति है उसको अपना लिया। अब वो पूरा वैसा ही, जैसे कोई यहाँ इंडिया का बंदा इंग्लैंड में चला जाए तो अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल जाए, वहाँ का रहन सहन, भाषा, सब कुछ वैसा ही बन जाए, तो वो एसिमिलेशन कहलाएगा। लेकिन जब इंडिया का व्यक्ति जब बाहर जाएगा, उसकी संस्कृति को वो सीखेगा, लेकिन जो अपने कल्चर है उसको भी फॉलो करेगा, तो इसको पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। उसने उसको तो सीखा, लेकिन अपने वैल्यूज़ को भी नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को भी उसने नहीं छोड़ा। आगे है अनुकूलन। ये एक इंटीग्रेशन, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वो उस प्रक्रिया को महसूस करता है कि वो दूसरी की जो संस्कृति है उसने अपने में इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको वो फील करता है, अपने भीतर महसूस करता है कि वो भी उसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, उसका जो कल्चर है उसको अपनाया है, वो भी वैसे ही उसकी कल्चर की तरह कर रहा है, उसका अनुकूलन कर लेता है, अपने में समाहित करता है। समायोजन, एडजस्टमेंट, एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग विभिन्नताओं में होते हुए भी एक साथ काम करते हैं। डिफरेंट विभिन्नताएं होते हुए भी एक साथ वो काम करते हैं, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एडजस्टमेंट, एक ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है जब वो वर्क करते हैं कि वो उसको अपने
ईगोज को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो एक साथ काम करते हैं। एडजस्टमेंट तब होता है जब जैसे प्रतिस्पर्धा हो रही है उसमें अगर संघर्ष की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, उस संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए जब कोई एडजस्टमेंट कर लेता है, ये अपने थोड़े से कुछ रूल छोड़ देता है, ये अपने छोड़ देता है, तो एडजस्ट कर लेता है। जब उसको एडजस्ट संघर्ष की तरफ ना बढ़े, संघर्ष उत्पन्न ना हो, तो जब वो ऐसी स्थिति आती है उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, समायोजन कहते हैं। प्रजातीय सिद्धांत, प्रजाति के जो जाति की प्रजाति है उसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले ने प्रजातीय सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार संस्कृतियों के बीच में जो संघर्ष और प्रजातियों के संपर्क में भारत में जाति के निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई। जाति के निर्माण की प्रक्रिया प्रजातियों के संपर्क से हुई। जो प्रजाति हैं जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आई तो उसी से ही जाति के निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई। जब दो समूह एक ही जाति के या फिर एक ही रंग के होते हैं, दो समूह जब एक जैसे दिखते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जाति बना लेते हैं या फिर प्रजाति के हो जाए। एक ही रंग के होंगे, एक जैसे दिखते होंगे, वो प्रजाति हो जाएंगे। अगर अलग अलग रंग के दिखेंगे तो वो बेमेल होंगे। जब ये एक जैसे दिखते हैं, होमोजेनिटी दिखती है इनमें, तो ये एक जाति बन जाएगी या फिर जाति या प्रजाति बन जाएगी। तो एक रंग एक ही तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर होने से वो प्रजाति कहलाती है। ये प्रजाति का सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट रिजले ने। रेशियल थ्योरी। सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों एवं समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के आधार पर, मतलब वो कितने समाज में वो कितना पावरफुल है, समाज में उसकी कितनी प्रतिष्ठा है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, कि वो कितना पावरफुल व्यक्ति है, तो उसके आधार पे उसका स्तरीकरण होना। वो ये इससे कम पावरफुल है, इससे कम पावरफुल, पैसों में हो सकता है, प्रतिष्ठा में हो सकता है। जैसे ये IAS है, ये क्लर्क हैं और ये PN है। तो ये जो स्तरीकरण की प्रक्रिया है इसके बारे में डेविस मूर कहते हैं। डेविस मूर ने इसके बारे में बताया है कि डेविस मूर कहते हैं कि जो सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है वो समाज के संचालन के लिए प्रकार्यात्मक परिणाम है। समाज का जो संचालन हो रहा है वो इस प्रक्रिया के द्वारा ही हो रहा है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में पाया जाता है प्रतिष्ठा के आधार पे, संपत्ति के आधार पे या फिर पावर के आधार पे। वो समाज में संचालन की एक व्यवस्था है। आगे है निर्जातीयता, एथनिसिटी। निर्जातीयता एक ऐसी विशिष्ट और पृथक, एक अलग ही प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेणी है। निर्जातीयता, एथनिसिटी एक विशिष्ट और अलग प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी है जिसकी रचना समान, एक जैसा धर्म, भाषा, प्रजाति और संस्कृति के गुण होने के कारण उत्पन्न हुई है। जो एथनिक शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द एथनिकोस से बना है। एथनिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एथनिकोस से बना है जिसका तात्पर्य होता है राष्ट्र। एक इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि जो प्रजाति है वो रंग रूप आकार के कारण एक जैसे हो सकते हैं। इसमें रंग रूप आकार तो आएगा लेकिन उसके साथ साथ उसकी भाषा, धर्म, उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी रीति रिवाज कैसे हैं, वो सारे जो उसकी सामाजिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया है, उसको एथनिसिटी कहते हैं, निर्जातीयता कहते हैं। आगे है परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत। जो परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो सबसे पहले अमेरिकी मानव शास्त्री मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। इसको सबसे पहले अमेरिकी मानव शास्त्री ने परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। उनका कहना है कि शुरुआत में ही प्रारंभिक अवस्था में परिवार और विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। ये तो जॉन साम्यवाद, सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति थी। वहाँ पे विवाह और परिवार
का जो विकास है वो बहुत ही काफ़ी युगों के बाद में हुआ। और वो कहते हैं कि ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इस संस्थाओं का विकास हुआ। परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं का विकास अपनी इच्छाओं की, अपनी जो पर्सनल इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए धीरे धीरे इसका विकास हुआ, काफ़ी युगों के बाद हुआ। इन्होंने कहा कि जो इसके परिवार के विकास की उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। जो उस परिवार है उसके विकास की जो अवस्था है वो धीरे धीरे विकसित होती गई। और इन्होंने इसको 5 भागों में, परिवार के विकास को उन्होंने 5 भागों में बांटा है कि परिवार का जो किस किस तरह के परिवार पाए जाते रहे हैं। पहला है समरक्त परिवार, कॉन्सर्जीन फैमिली, समूह विवाह परिवार, पुनालोन फैमिली, सिंडेस्मियन परिवार, सिंडेस्मियन फैमिली, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल फैमिली, एक विवाही परिवार, मोनोगेमस फैमिली। ये मॉर्गन ने अपने सिद्धांत में ये फैमिली के प्रकार बताए हैं। किस जो फैमिली का, परिवार का विकास हुआ उसको 5 भागों में उन्होंने बांटा है। इस तरह से आज हमने ये यूनिट 3 का, जो यूजीसी नेट सिलेबस में यूनिट 3 है उसके सिलेबस का हमने रिवीजन किया है। आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले गो थ्रू कर लें तो आपको हेल्पफुल होगा। सो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।